नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है कॉर्नर्स इक्विलिब्रियम के कहाँ पर आपका कॉर्नर इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। जहाँ पर टू फर्म्स हैं जो इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी आउटपुट डिसाइड करती हैं और साइमल्टेनियसली करेंगी, एक ही वक्त पर करेंगी, आउटपुट डिसाइड कर रही हैं। ठीक है जी। अब क्या होगा कि वो उस लेवल पर होगा दोनों का इक्विलिब्रियम जहाँ पर दोनों के रिएक्शन कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब जो पहली जो लाइन दी गई है वो फर्म ए का रिएक्शन कर्व है, ये जो ज़्यादा स्टीपर है, और जो फर्म बी है उसका रिएक्शन कर्व है, ये जो दूसरी लाइन है जो इस डायरेक्शन में बनी है, जो कम थोड़ी फ्लैटर है। अच्छा जी। अब क्या हो रहा है कि जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो आपके पास आ रहा है ई पॉइंट, यहाँ पर ए ई लेवल है जो इक्विलिब्रियम लेवल है आउटपुट का ए फर्म के लिए, और बी ई लेवल है जो इक्विलिब्रियम लेवल है आउटपुट का बी फर्म के लिए। ये आप यहाँ तक कर लें, उसके बाद आप आ जाएंगे नीचे जहाँ पर आपके पास आ रहा है नाउ वी डेमोन्स्ट्रेट द हाउ दिस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। वो इस तरह से होता है कि जिस वक्त एक फर्म अपने लिए आउटपुट चेंज करती है तो दूसरी भी उसके रिएक्शन में अपनी आउटपुट चेंज करती है, जिस ताकि मेरा जो प्रॉफिट है वो कम ना हो और मैं भी मार्केट में सर्वाइव कर सकूं। अब देखें जी, जिस वक्त आपके ये फर्म अपना आउटपुट लेवल लेकर जाती है, फर्म ए अगर वो डिसाइड करें कि मैंने अपना आउटपुट लेवल डिक्रीज करना है और वो अपने ए ई या इक्विलिब्रियम लेवल आउटपुट से कम करके A1 पर ले गए, तो A1 पर ये देखें, ये सीधी लाइन जाएगी यूं, ए का जो रिएक्शन कर्व है वो ऊपर है, लेकिन बी के रिएक्शन कर्व पर इस पॉइंट पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखें यहाँ पर जो बी है वो अपने लिए आउटपुट डिसाइड करेगा B1, और उसका असम्पशन ये होगा कि जो ए है वो अपने इसी लेवल ऑफ आउटपुट को मेंटेन करेगा। लेकिन बी जो है उसकी लाइन आप देखें, जो ए का रिएक्शन कर्व है उसको इस लेवल पर इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर अगर ए ये सोचे कि बी जो है वो इस लेवल पर खड़ा रहेगा तो मैं अपने लिए A2 आउटपुट है जो इंक्रीज कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है सारा चलता रहता है सिलसिला। एक के रिएक्शन में दूसरा अपना आउटपुट चेंज करता है, दूसरे के रिएक्शन में पहला अपना आउटपुट चेंज करता है, अनलेस अनटिल ये मूवमेंट चलती रहती है। और ये जो एरो की शेप आपको नजर आ रही है वो यही बता रही है कि ये इन दी एंड अपने इस ई पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं और यहीं पर इनको अपना इक्विलिब्रियम अचीव होता है। जहाँ पर दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पर, यहाँ पर ए फर्म ए ई लेवल आउटपुट है जो सेल करेगी और बी फर्म बी ई लेवल ऑफ आउटपुट है जो सेल करेगी, और यहाँ पर जो आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा वो स्टेबल होगा। बस आपने ये यहाँ तक करना है। अब आपके पास नेक्स्ट मॉडल आएगा, हम उसको देखेंगे जी। नेक्स्ट मॉडल है बर्ट्रेंड्स डुओपली मॉडल। इसमें ये जनाब बर्ट्रेंड ने डेवलप किया था ये मॉडल 1883 में, जो कि रिएक्शन में दिया था कोऑर्डिनेट मॉडल के। उसने कहा था कि सिर्फ आउटपुट ही क्यों डिसाइड करी जाते हैं, प्राइसेस पे क्यों नहीं, प्राइसेस क्यों नहीं डिसाइड करते कम फर्म्स जो राइवलरी में हैं, एक दूसरे की मुकाबले में हैं किसी तरह से। अच्छा जी। अब इस मॉडल में जो हम देखेंगे वो डिफरेंस होगा कॉर्डिनेट में, उसमें आउटपुट डिसाइड कर रहे थे, इसमें प्राइसेस डिसाइड करेंगे। उसमें क्या हो रहा था कि एक फर्म अगर अपनी आउटपुट इंक्रीज कर रही है तो दूसरी फर्म अपनी आउटपुट जो है वो डिक्रीज कर रही थी, ताकि मैं सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट पे रहूं। उसमें क्या रीजन क्या था कि अगर दोनों अपने आउटपुट इंक्रीज करते हैं तो मार्केट में क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइसेस कम हो जाएंगी और उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो इसीलिए रिएक्शन किस तरह से दे रहे थे कि एक अगर अपनी क्वांटिटी ज़्यादा करता है, दूसरा अपनी क्वांटिटी कम करता है। बर्ट्रैंड मॉडल में डिफरेंस ये आएगा कि इसमें प्राइसेस जो है वो एक दूसरे के मुकाबले में कम की जाएंगी, क्योंकि जो प्राइस कम करेगा वो मार्केट कैप्चर कर लेगा दूसरे की। हमने क्या देखा कि दो ही फर्म्स हैं, डुओपली मॉडल है। एक फर्म ए है, दूसरी है बी। अगर तो एक फर्म ने अपनी प्राइस कम कर ली तो वो दूसरे के भी कंज्यूमर सारे इसके पास चले जाएंगे। तो इस अपनी मार्केट शेयर को खो ना दें, लूज ना कर दें, इसलिए जो दूसरी फर्म है वो भी मुकाबले में अपनी प्राइस कम करेगी कि मेरे कस्टमर्स मेरे पास ही रहें और मेरा मार्केट शेयर और मेरा प्रॉफिट कम ना हो। ये क्या होता है कि जी फिर उसके मुकाबले में दोबारा जो ए फर्म होती है वो अपनी प्राइस कम करती है और बी फर्म जो होती है वो भी अपनी प्राइस कम करती है, और ये सिलसिला चलता रहता है अनलेस अनटिल वो दोनों इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां दोनों मजीद प्राइसेस को लोन नहीं कर सकते, जिस पर उनका इक्विलिब्रियम लेवल अचीव हो जाता है। और उसका क्या वजह होती है कि उनके
जाहिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो फेस कर रहे हैं ना दोनों, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनके बढ़ रहे होते हैं क्योंकि आउटपुट लेवल इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन प्रॉफिट्स कम हो रहे होते हैं कि प्राइसेस कम हो रही होती हैं। तो एक ख़ास लेवल होता है जिसके बाद वो अपनी प्राइसेस कम नहीं करते और दोनों का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर आ जाता है। इस मॉडल में जो आपके पास आइसो प्रॉफिट कर्व वो यूज़ करेंगे, वो इस तरह से होंगे कि उनकी जो शेप है वो कन्वेक्स होगी। पहले जो हम यूज़ कर रहे थे वो कनकेव थी, इस शक्ल के होंगे आइसो प्रॉफिट कर्व, और ये ए फर्म के लिए होंगे इस डायरेक्शन में, और जो बी फर्म है उसके लिए इस डायरेक्शन में बने होंगे। ठीक है जी, अब हमने देखना है कि जो इसका लॉजिक क्या है, ये जो कर्व्स हैं इसकी शेप इस तरह से क्यों हो रही है। उसका ये लॉजिक है कि जिस वक्त आपके फर्म ए का देखें, जिस वक्त एक जो है उसने अपना प्राइस जो है वो डिक्रीज किया, ठीक है जी, यहाँ पर प्राइसेस दी जाएंगी बी फर्म की और हॉरिजॉन्टल पर प्राइसेस दी जाएंगी ए फर्म की। अब दोनों एक दूसरे के मुकाबले में प्राइसेस कम कर रहे हैं, तो जिस वक्त वो अपनी बी फर्म जो है वो अपनी प्राइस कम करती है, तो उसके जवाब में जो ए फर्म है वो अपनी प्राइस को कम करती है। ठीक है जी, अब ऐसा होता है कि जिस वक्त ये सारा सिलसिला जारी रहता है और दोनों एक दूसरे के रिएक्शन में ही काम करते जाते हैं। अब एक डायग्राम के साथ आप देख लें, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ये इसका आइसो प्रॉफिट कर्व है, आइसो प्रॉफिट कर्व नंबर 2 जो A2 लिखा हुआ है। इसके ऊपर अब इसके पास ऑप्शन है कि जिस वक्त बी ने अपनी प्राइस यहाँ से यहाँ पे कर दी है, P2 पे कर दी है, तो यहाँ पर आपके पास जो वो लाइन गुजर रही है आइसो प्रॉफिट 2 से, वहाँ पर इसके पास ऑप्शन है कि ये अपनी प्राइस को कम करे, उसके रिएक्शन में इस तरह से उसको करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट का शेयर उसके हाथ से निकल जाएगा। फिर जब बी अपनी प्राइस मज़ीद कम करके BE तक लेकर आता है, तो उस पॉइंट पर ए को अपनी जो प्राइस है वो मज़ीद कम करनी पड़ती है। और ये क्या होता है कि जिस वक्त एक फर्म अपनी प्राइस कम करती है उस वक्त वो अपने हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट पर नहीं रह सकती, उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, जो रीज़न से आपको मैंने बता दिया उसी रीज़न की वजह से। इसके अंदर चूंकि ये शेप डिफरेंट है आइसो प्रॉफिट कर्व की, ये कन्वेक्स है, इसमें जो हायर होगा आइसो प्रॉफिट कर्व उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा, जो लोअर है उस पर प्रॉफिट कम होगा। अच्छा जी, अब क्या होता है कि जिस वक्त वो अपने प्राइस कम करी जाते हैं तो वो लोअर कर्व के ऊपर आ जाते हैं, जो इसका आइसो प्रॉफिट कर्व है जो शो करता है कि इसका प्रॉफिट अब कम हो गया है। लेकिन अगर आपने सेम लेवल के ऊपर भी रहना है इस पर, तो आपको उसके साथ साथ अपनी प्राइस उस वक्त भी कम करनी पड़ेगी कि देखें ये कर्व 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है आइसो प्रॉफिट कर्व 2 को। अब ये दो ऑप्शन है इसके पास, या तो वो PA पर रखे या PAE से भी अपनी प्राइस कम कर ले। तो इसी तरह ये सिलसिला एडजस्टमेंट का जारी रहता है अनलेस अनटिल दोनों एक सेम पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर लेते हैं, जो कि यहाँ आपके पास आता है E पॉइंट की सूरत में। नीचे जो है रिएक्शन कर्व्स जैसे मैंने बताया वो बी फर्म के दिए जा रहे हैं। जो बी के जो ये सारा है वर्टिकल एक्सिस जहाँ बी के क्वांटिटी दी जा सॉरी प्राइस दी जा रही है उससे इस एक्सिस से कन्वेक्स है, और जो हायर होंगे आइसो प्रॉफिट कर्व वो हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट को शो करेंगे। बी का भी जो है वो सारे पॉइंट्स जहाँ पर वो हाईएस्ट अटेनेबल आइसो प्रॉफिट कर्व के ऊपर जो पॉइंट है जहाँ पर ए के डिसाइड किए हुए प्राइस के लाइन टेंजेंट होगी उसके साथ, वो पॉइंट्स हैं जो कि इसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे गिवन द प्राइस लेवल द ए फर्म हैज़ डिसाइडेड। और जिस वक्त आप इन पॉइंट्स को, इन टेंजेंसी पॉइंट्स को आप मिलाते हैं तो आपके पास जो कर्व हासिल होगा वो इसका रिएक्शन कर्व होगा बी का। इसी तरह अगर आप फर्म ए के ये सारे पॉइंट्स को मिलाते जाएं जो गिवन द प्राइसेस द बी फर्म है डिसाइडेड, और इसकी जो लाइन गुजर रही है इस प्राइस लेवल में से जो हाईएस्ट पॉसिबल अटेनेबल जो आइसो प्रॉफिट कर्व है ए फर्म का उसके साथ टेंजेंट है, इन टेंजेंसी पॉइंट्स को जब आप मिलाते जाएं तो आपके पास जो ए कर्व का रिएक्शन कर्व मिल जाएगा। और इसकी शेप डिफरेंट होने की वजह यह है क्योंकि यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पर प्राइसेस को ले रहे हैं,
और आपका आइसो प्रॉफिट जो कर्व है उसकी शेप कन्वेक्स हो गई है, और हाईएस्ट लेवल जो होगा आइसो प्रॉफिट कर्व का वहां पर ज़्यादा प्रॉफिट शो होगा, और लोवेस्ट लेवल जो होगा आइसो प्रॉफिट कर्व का वहां पर कम प्रॉफिट शो होगा। अच्छा जी, अब हमने इस सारे रीज़न को शो करना है और हमने बर्ड ट्रेंड्स का जो इक्विलिब्रियम है वो जाहिर करना है, जो कि इस डायग्राम में शो हो रहा है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों कर्व्स जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो एरो लगे हुए कर्व हैं वो हैं जनाब आपके ए फर्म का रिएक्शन कर्व है इस डायरेक्शन में जो बना हुआ है ये, और बी फर्म का रिएक्शन कर्व है जो इस डायरेक्शन में बना हुआ है। जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पर, वहां पर बी फर्म की प्राइस डिसाइड होती है इक्विलिब्रियम प्राइस, और वहीं पर डिसाइड होती है जो ए फर्म की इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है जी, उसके अलावा जितने भी प्राइसेस होंगी वो रिएक्शन शो करती जाएंगी दोनों फर्म्स के। अगर एक प्राइस बढ़ा रही है दूसरी भी बढ़ाएगी, अगर एक ने कम कर दिया तो दूसरी भी कम करेगी, अनलेस अनटिल दोनों का जो एडजस्टमेंट प्रोसेस है वो उनको ई पॉइंट तक ले आएगा और दोनों यहाँ पर आपस में इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट डायग्राम है, इसमें हम ये एडजस्टमेंट प्रोसेस को देख भी सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने इक्विलिब्रियम जो लेवल ऑफ प्राइस है ए के लिए वो ए ई है और बी के लिए बी ई है। लेकिन अगर ए डिसाइड करे कि मैंने अपनी प्राइस कम करनी है ए 1 तक, तो इस लेवल पर जो ए का रिएक्शन कर्व है वहां तक तो ये आपके पास आ जाएगी यहाँ पे लाइन। लेकिन जो बी है उसके पास हाँ जी, यहाँ पर ये है वो पॉइंट जहाँ पर ए के रिएक्शन कर्व पर आ रही है और बी के रिएक्शन कर्व पर इस लेवल पर ये लाइन है जो इसको बढ़ाएं तो आपको मिलेगा पॉइंट। और बी जो है ए 1 जिस पर डिसाइड करेगी फर्म ए, तो जो फर्म बी है वो भी अपने प्राइस को बी ई से कम करके बी 1 पर लेकर आएगी इस लेवल तक। और जिस वक्त फर्म ए डिसाइड करती है कि मैंने अपनी प्राइस इंक्रीज करनी है ए 2 पर लेकर जाना है, तो उस सूरत में ये है ए के रिएक्शन कर्व पर पॉइंट, लेकिन इसको बढ़ाते जाएं बी के रिएक्शन कर्व तक तो यहाँ पर आ जाएगी और बी भी उसके रिएक्शन में अपनी प्राइस बी 1 से बी 2 की तरफ लेकर आ जाएगा। इसी तरह ये सारा सिलसिला जारी रहेगा अनलेस अनटिल ये दोनों ई पॉइंट तक, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जिसके बाद अगर मजीद वो प्राइसेस कोई बढ़ाएगा, इससे ज़्यादा करेगा तो दूसरा भी रिएक्शन में ज़्यादा करेगा, लेकिन इन दी एंड डिमांड जिस पर कम होना शुरू हो जाएगी तो वो वापस उसको मार्केट फोर्सेस पुश करेंगे कि वो इक्विलिब्रियम लेवल की जो प्राइस है वहां तक जाए। जाहिर है कि दो ही मार्केट में सेलर्स हैं और दोनों जब एक प्राइस पे खड़े हो जाएंगे तो कंज्यूमर्स के पास और कोई चांस नहीं रहता कि वो किसी और के पास जाकर परचेज कर लें अपनी प्रोडक्ट, क्योंकि दो ही सेलर्स हैं पूरी मार्केट में। सेकेंडली, दोनों के प्राइसेस में जब चेंज नहीं आ रहा तो कंज्यूमर्स क्यों मार्केट बदलेंगे या क्यों एक फर्म को छोड़ के दूसरे के पास जाएंगे। तो ये वो लेवल है इक्विलिब्रियम का जहां पर इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है दोनों फर्म्स का। नेक्स्ट अब आपने क्रिटिसिज्म इसका करना है और उसके बाद ये आपका सेकेंड मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है वो क्या है कि बोथ फर्म डू नॉट लर्न द लेसन फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक, और बार बार अपनी मिस्टेक रिपीट करी जा रही है। ये क्रिटिसिज्म किया गया था इस पर कि एक फर्म को जो पता चल गया है कि दूसरे ने प्राइसेस कम करनी है, जैसा कि हमने देखा था जो रिपीटेड गेम्स थी जिसमें जो वो लोग जो बार बार इंटरेक्ट करते हैं एक मार्केट में एक दूसरे के साथ, कोऑर्डिनेट करते हैं या नहीं करते, लेकिन इंटरेक्ट कर रहे हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि दूसरा शख्स क्या किस तरह से बिहेव करेगा मार्केट में। तो बार बार एक फर्म को अपना एक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पता होता है कि दूसरा फर्म भी मार्केट में मौजूद है, जैसा कि हमने गेम थ्योरी में देखा था कि लोग लेसन लर्न कर लेते हैं अपनी पास्ट मिस्टेक से। लेकिन बर्ट्रैंड मॉडल जो है उसके अंदर वो नहीं सीख रहे और बार बार एक गलती करते जा रहे हैं। तो पहला क्रिटिसिज्म ये था। सेकंड है जी कि ईच फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट बट इंडस्ट्री प्रॉफिट्स आर नॉट मैक्सिमाइज, क्योंकि हर फर्म जो है वो सिर्फ अपना सोच रही है और अपने प्रॉफिट को देख रही है। इंडस्ट्री प्रॉफिट होता है जिसमें सारी जितनी फर्म्स मौजूद हैं उन सब का इकट्ठा जो प्रॉफिट होता है उसकी बात कर रहे हैं, वो मैक्सिमाइज नहीं होता। फर्म्स जो है वो जाती हैसियत से अपने सिर्फ फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती हैं। थर्ड है जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जीरो एज्यूम किया गया है। देन एज अ रिजल्ट प्राइस वॉर, या प्राइस जो है जो वो कम करते जा रहे हैं, उसमें क्या होगा कि वो प्राइस अपने जिस वक्त कम करते जाएंगे तो वो इन दी एंड कंपेटिटिव लेवल तक ले आएंगे अपने प्राइस लेवल को। और इस वजह से
जब कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो प्राइस उसी हद तक फॉल करेगी जहां तक ये फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के काबिल हो जाएंगे। थर्ड वो क्या कह रहे हैं कि क्लोज्ड इट इज़ अ क्लोज मॉडल विद एंट्री ऑफ द न्यू फर्म इज बैंड। न्यू फर्म की जो एंट्री है वो बैन कर दी गई है इसके अंदर। फिफ्थ पॉइंट है जी कि बर्टन मॉडल डज नॉट इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट और अदर सेलिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट होता है। और जो मोनोपोली फर्म होती हैं या जो एक से ज़्यादा फर्म राइवलरी होती हैं एक बिजनेस के अंदर, वो मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए सिर्फ प्राइस को यूज़ नहीं करती, वो एडवर्टाइजमेंट और दूसरी सेलिंग एक्टिविटीज़ हैं जो यूज़ करती हैं, इंसेंटिव्स देती हैं कंज्यूमर्स को। तो उसको इग्नोर किया गया, इस मॉडल में शामिल नहीं किया गया, जो कि मेजर इफेक्ट डालता है मार्केट शेयर ये चेंज आने का। सिक्स पॉइंट जनाब है जी, मॉडल लुक्स लाइक अ डायनामिक मॉडल बट एक्चुअली इट इज़ अ स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल जो है वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, डायनामिक मॉडल रिएक्शन और इंटरेक्शन को डिफाइन करता है कि किस तरह से पूरा सिस्टम एक चलेगा इंटरेक्टिव बेसिस पर। तो कह लीजिए स्टैटिक मॉडल है और इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है। If it seventh है, it is not possible to assess the market demand। मार्केट डिमांड को आप इस मॉडल के बेस पर असेस नहीं कर सकते। लास्ट में वो कह रहे हैं कि जो ड्रॉबैक इसमें बताए जा रहे हैं आर ऑल्सो कंसर्न विद कॉर्नेट मॉडल। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है कॉर्नेट मॉडल का और उसमें एंड जब आप करेंगे तो क्रिटिसिज्म जो बर्ट्रैंड के अंदर है वो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बर्ट्रैंड मॉडल आपके पास आता है तो इसमें जो क्रिटिसिज्म है वो आप आखिर में लिखेंगे और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।